नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, आपका जो कक्षा 9वीं का जो हिंदी विशिष्ट का जो पेपर हो चुका है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड करा दिया, इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जो कि आपका आज ही पेपर हुआ है, कक्षा 9वीं का सब्जेक्ट आपका हिंदी है। 2021 में जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है उसका पेपर है, तो पेपर हो चुका है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। कौन कौन से सबसे पहले आप निर्देश दिए गए थे, आपको निर्देश पढ़ने थे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर के ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। पहला है प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 में, 1880 में, 1882 में, 1890 में। तो जो पहले का आंसर हो जाएगा, जो प्रेमचंद का जन्म हुआ था वो हुआ था 1880 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द हैं। पहला है क्रिया, विशेषण, संबंध कारक या समास। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तीसरा है हमारा फूले नहीं समाना वाक्य है, लोकोक्ति है, तत्सम शब्द है, मुहावरा है, यह एक विदेशी शब्द है। तो फूले नहीं समाना क्या है तो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मुहावरा। मुहावरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सा हो जाएगा मुहावरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राहुल जी ने सन 1929-30 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? भारत के रास्ते से की थी, पाकिस्तान के रास्ते से की थी, नेपाल या अफगानिस्तान? तो जो राहुल जी ने सन 1929-30 की यात्रा जो की थी वो भारत के रास्ते से की थी। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा आ। अब देख लेते हैं जो हमारे रिक्त स्थान है। ठीक है, रिक्त स्थान देख लेते हैं क्या क्या आंसर है रिक्त स्थानों के। ठीक है, तो जो पहला है हमारा, पहला संध्या समय दोनों बैल अपने खाली स्थान पर पहुँचे, नए स्थान पर या पुराने स्थान पर? तो जो संध्या समय दोनों बैल अपने क्या नए स्थान पर पहुँचे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नए स्थान पर पहुँचे। दूसरा है खा हमारा राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग खाली स्थान है 140 है या 150 है? तो उनके द्वारा जो रचित पुस्तकों की संख्या है 150 यानी कि 150 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गा है हमारा कविता के शब्दों के अनुशासन को खाली स्थान कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं? तो कविता के शब्दों के अनुशासन को हम छंद बोलते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा छंद। तीसरा है गा फूले नहीं समाना वाक्य खाली स्थान का उदाहरण है, लोकोक्ति का, मुहावरे का? तो यह क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में भी आया था आपको सही विकल्प में तीसरा ग नंबर का, और रिक्त स्थान में भी यही आ गया फूले नहीं समाना वाक्य उदाहरण है मुहावरे या लोकोक्ति का। तो ऐसा कुछ स्टूडेंट ने किया होगा, उसमें मुहावरे कर दिया होगा, इसमें लोकोक्ति कर दिया होगा। लेकिन जब उसका मुहावरा है तो यह भी क्या होगा? मुहावरा होगा। फूले नहीं समाने वाक्य का हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। तो किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है, सत्य है या असत्य हमें बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रस 9 प्रकार से पूछा गया कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वैसे रस होते हैं वो क्या 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या जो वात्सल रस होता है उससे कभी गिन लिया जाता है, कभी नहीं गिना जाता। लेकिन आपकी जो बुक में आप उसे ही राइट आंसर मान लीजिए। जो क्लास 9 की बुक में अगर आपको 9 दिया गया है तो आप इसे सत्य मान लीजिए, अगर 10 दिया गया है तो आप इसे असत्य मान लीजिए। ठीक है, जो बुक में है वही सही माना जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ललित छंद कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है।
तो यह बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व रस कहलाते हैं, तो यह असत्य है, क्योंकि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं अलंकार हम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, इसलिए पता होना चाहिए कि जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी बनानी है हमें। पहला कॉलम खा दिया गया है। पहला है कश्मीरी कवि, तो कश्मीरी कवि हो जाएंगे, पहले का हो जाएगा लल छंद। दूसरा है हमारा कि शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय में आपको कई बार बताया कि जो पहले लगे उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है, उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में लगे उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है, प्रत्यय बोलते हैं। पहले लगे उपसर्ग और बाद में लगे प्रत्यय, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया है, उपसर्ग भी आपको हो सकता है फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाए। फिर है कबीर की रचना, तो कबीर की रचना है कबीर ग्रंथावली। शब्द मिल रहे हैं तो सभी स्टूडेंट ने उसे तो राइट कर दिया होगा। फिर है गधे में गुणों की पराकाष्ठा, गधों में गुणों की पराकाष्ठा है ऋषि मुनियों सी, ठीक है, ऋषि मुनियों सी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे क्या, एक शब्द निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में हमको देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या निपात शब्द किसे कहते हैं, निपात शब्द पूछा गया किसे कहते हैं। दूसरा है कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है। तीसरा है लाख किसे कहा जाता है। चौथा है लल छंद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है। तो दोस्तों इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है, छठा है, कांजी हाउस में केंद्र पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी फाइनल एग्जाम के लिए भी। हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उसके माथे को क्यों चूम लिया गया, कौन था हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेखक के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण पिछड़ गया। लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक ने जो अपनी पहली तिब्बत यात्रा की थी वो कौन से वेश में की थी और क्यों। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रत्यय आपसे पूछा गया था, मैंने पहले ही बता दिया। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, हमसे प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, लास्ट में लगाए जाते हैं। उदाहरण दीजिए, तो आपको उदाहरण भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इंपॉर्टेंट है ये भी। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर भी पता होना चाहिए और आपको अर्थ के आधार पर भी पता होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दो तरीके से पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए और अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद पूछे जा सकता है आपके एग्जाम। फिर है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो अलंकार जितने भी आप कर लीजिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा को भी आपको देनी है। फिर है मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और लोकोक्ति परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे मुहावरा पूछा भी गया था, ठीक है। तो लोकोक्ति भी पूछी जा सकती है, तो आपको सभी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि कौन मुहावरा है, कौन लोकोक्ति है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। काकी, हलवा, व्यंजन और कचौड़ी। तो वाक्य में प्रयोग करना आप किसी भी प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन से जोड़कर कर सकते हैं, ठीक है। काके हमारे यहाँ आई, तो यह वाक्य में प्रयोग आपको इस तरीके से कर लेना है। फिर अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो अपनी पसंद की कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको किसी बुक से होनी चाहिए, आपको जो पसंद की पंक्तियाँ हैं जो कि वैलिड हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान अथवा में ल्यासा की यात्रा वृत्तांत के पाठ का सारांश अपने शब्दों में हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, आपका जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता दिया। क्वेश्चन देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। फिर हमसे निम्न गद्यांश, एक गद्यांश पूछा गया था, उसके संबंध कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जिसकी हमें संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी है। फिर 19वां कबीरदास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। फिर चाक जो पाठ है सारांश अपने शब्दों में हमें लिखना है। इसके बाद हमें निम्न पद्यांश की व्याख्या करनी है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना कोकर बनेगा अहंकारी, और सम का तभी होगा स्वभावी, खुलेगा सांकल बंद द्वार की। तो
तो इस तरीके से आपको इसका व्याख्या करनी है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं आगे बढ़ के क्या है। फिर हमसे आप विषय पर रूपरेखा पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले रूपरेखा 3 नंबर की आती थी, लेकिन जो का आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया ब्लूप्रिंट आई है उसमें का 4 नंबर की आपसे रूपरेखा पूछ ली गई है। तो काफ़ी अच्छा 1 अंक का आपको फ़ायदा होगा। विज्ञान के चमत्कार तो सभी ने इसको लिख दिया होगा, क्योंकि सभी विज्ञान के चमत्कार याद कर लेते हैं। जल का महत्व, दीपावली का पर्व, विद्यार्थी और अनुशासन। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुए हैं पेपर में, सब तो उन्हें आपको ध्यान में रखकर करना था। फिर निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो हमें एक गद्यांश दिया गया है अपघटित, उसे पढ़कर नीचे हमें उत्तर देने हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या है। कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है, आशा उत्साहित करती है। तो निराशा का भाव क्यों जागृत होता है, तो यहाँ पर इसी को आपको पढ़ के बताना है कि जो निराशा का जो भाव है क्यों जागृत होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा, निराशा का भाव क्यों जागृत होता है। तो कई बार जब हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं करते तो हम निराश हो जाते हैं। तो यही भाव, निराशा की भाव जागृत यही करता है कि जब हम प्रयास करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। निराशा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। फिर शीर्षक तो आपको लिखना ही, इस गद्यांश का शीर्षक लेगी तो आपको इस पर टिक रहा है, यहाँ पर शीर्षक तो आप आसानी से लिख पाएंगे। फिर अपने प्रचारक को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है, अथवा मैं अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। इसके अलावा जो हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण, प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, वृक्षारोपण और हमारा मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश का आ गया है, इसको आपका लिखना। दोस्तों यह था आपका क्लास 9 का पेपर है हिंदी का, जो कि आपका अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में हुआ है। पेपर आपका हो चुका है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो को पसंद आए लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।